मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से आज मैं एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ। पहले मैं एक शेर बोलता हूँ और आपको शायर का नाम बताना है। हमें नहीं, आप ढूंढ लीजिए शायर कौन है। हमारा जो शेर है उसको गौर से सुनिए। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। फिर से बोले, फिर से सुनिए और शायर का नाम ढूंढिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ढूंढ लेंगे और मुझे धन्यवाद देंगे ये कह के कि मैंने ढूंढा था। तो शेर सुनिए। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। दोस्तों, साथी, अब मैं बताता हूँ इस शायर का नाम। असरारुल हक मिजाज। मिजाज से इन्हें भारत ही नहीं दुनिया जानती है। जो 19 अक्टूबर 1911 में जन्म लिए, बाराबंकी लखनऊ के बगल में एक जगह है, और 5 दिसंबर 1955 को ये गुजर गए। बहुत कुछ इन्होंने लिखा, बहुत कुछ कही, लेकिन ये 2 पंक्ति आपके सामने मैंने रखा है। मिजाज किस लिए जाने जाते हैं, इस 2 पंक्ति में स्पष्ट है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन देखिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम बना लेने का मतलब कि झंडा बना लेती, निशान बना लेती, विरोध का एक स्वर तैयार कर लेती, तब ज़्यादा अच्छा था। कितनी बढ़िया बात कही है मिजाज ने इस 2 पंक्ति में। नारी को उद्वेलित कर रहे हैं कि तुम तो खूबसूरत हो ही। तुम्हारे माथे पे बिंदिया, तुम्हारे बालों में गजरा, तुम्हारी आँखों में काजल, होठों पे लाली, सिर पे आंचल, तुम्हारी खूबसूरती में तो चार चांद लगा ही रहे हैं। लेकिन आज जो ज़रूरत है, बड़ी मज़े से, कितनी शालीनता के साथ, कितनी मिठास के साथ मिजाज इस बात को रख दे रहे हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अर्थात ज़रूरत रिवॉल्यूशन का है, ज़रूरत फाइटिंग की है। इसलिए तुम्हें यहाँ भी आना होगा। तुम्हारे बगैर ये सब नहीं हो सकता। क्रांतिकारी बनने की आह्वान कर रहे हैं ये मिजाज साहब। कमाल की बात है। तो चलिए, पैगाम कल्चरल सोसाइटी ने 18 तारीख को एक मुशायरा का आयोजन किया था मिजाज के जन्मदिन से एक दिन पहले, और उसके मुख्य स्पीकर, मुख्य वक्ता जो उस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे वो थे प्रताप सामल। प्रताप सामल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अभी जो एजुकेशन पे हमला हो रहा है, एजुकेशन 2020 का जो नया ड्राफ्ट आया है, उस पर जो हमला हो रहा है, उसके विरुद्ध ऑल इंडिया बेसिस पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि यह वर्तमान छात्रों के भविष्य पे हमला है, ज्ञान और विज्ञान पे हमला है,
कला और संस्कृति पे हमला है, उसके साथ साथ प्रताप सामल और भी बहुत सारे देश के अंदर हो रही गतिविधियों पर सरकारी हमले को प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। इसमें प्रताप सामल इस मुशायरे की शुरुआत कर रहे हैं और आप इनको सुनिए ज़रूर। थोड़ा लंबा इन्होंने बात कही है, लंबी बात कही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रताप सामल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, प्रताप सामल की बातों को अगर आप समझेंगे, तो आपके अंदर एक परिवर्तन की बू आएगी, परिवर्तन की चिंगारी फूटेगी। मानव होने के नाते जीवन में कुछ कर गुजरना है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या कर गुजरना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। प्रताप सामल इस चीज़ को इसमें रख रहे हैं। तो मैं अब आपके सामने प्रताप सामल जी जो कह रहे हैं उस वीडियो को पेश कर रहा हूँ। बड़ी ही दुर्लभ ये इस किस्म की स्पीच आप सुने होंगे। मेरा पूरा का पूरा माने बहुत ही हार्दिक दिल से मैं ये करना चाहता हूँ कि आप इनकी स्पीच को अवश्य सुने। लंबी स्पीच है, इसलिए इत्मीनान से 2-3 दिन में सुने, लेकिन इस स्पीच को आप सुनिए। खास करके छात्र और नौजवानों के लिए ये ज़्यादा प्रेरणादायक है। बहुत सारी जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इतिहास की जानकारी इनके स्पीचों में मिलेगी। बाद में भी और भी अन्य लोगों का ये मैं आपको दूंगा, लेकिन प्रताप सामल को सुनिए और ये इस मुशायरा से दुनिया का जो कला है किसके पक्ष में होना चाहिए, किन लोगों के लिए कला होनी चाहिए, किन लोगों के लिए संस्कृति होनी चाहिए, किन लोगों के लिए साहित्य होना चाहिए, किन लोगों के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, ये प्रताप सामल इसमें रख रहे हैं। और आप इसको सुने, मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि उनकी ही भाषण लंबी है। एक तरह का क्लास है ये, भाषण नहीं, क्लास। तो आप सुने। आप सभी को नमस्कार। पैगाम कल्चरल सोसाइटी के सभी साथियों का धन्यवाद। आवाज आ पा रहे? इतने अच्छे गजल कविताओं के बाद और आवाज आ कुछ रही है। आवाज आ पा रही है ना? हाँ हाँ। इतने अच्छे अच्छे गजल कविताओं का एक दौर चला और आप सबने सुना, और उसके बाद कुछ चर्चा, मुझे मालूम नहीं कितने साथी धैर्य के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे आप ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल किए। मुझे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ गजल, नज्म और कविताओं को सुनने को मौका मिला है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और जैसे मैं सुना हो, आपके इस कल्चरल सोसाइटी, पैगाम कल्चरल सोसाइटी का कार्यक्रम में कई सारे युवा शामिल हैं, श्रोता के रूप में सुन रहे हैं। पिछले दिनों कई कार्यक्रम आपने किए हैं जिसमें कई युवा शामिल हुए और कई कंपटीशंस भी किए हैं। आज जो विषय पर मुझे बात रखने के लिए कहा है, मैं उसके ऊपर बोलूंगा, लेकिन ये बात सही है, कोई भी गीत, संगीत, गजल या नाटक, कोई कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या नाटक देखते हैं, हम सभी उससे प्रभावित होते हैं अगर अच्छे इसे क्वालिटी का हो। कभी कभी इतने आत्मविभोर हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। कला में ये एक क्षमता है, हम सभी जानते हैं। कभी कभी अपने बाकी काम भूल जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं एक अच्छे गीत सुनने के लिए, अच्छे गजल सुनने के लिए, अच्छे नाटक देखते हैं, पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं हम लोग। ये एक कला का एक आकर्षण होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन साथ साथ हम कहते हैं, मूल विषय को जाने से पहले मैं एक बात सवाल के रूप में रख रहा हूं। साथ साथ हम ये भी कहते हैं, हमको रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान ये तो जरूरी है, ये ना होने से कैसे चलेगा? तो ये तो जरूरी है, बात सही है। लेकिन एक सवाल मैं और भी पूछता हूं आप सबको, जो हमारे नौजवान साथी कुछ सुन रहे हैं उनको खास तौर पर मैं सवाल करूंगा। और एक चीज हमको बहुत ज्यादा चाहिए,
रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। वो क्या है? वो है जिंदा रहने के लिए एक ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, जिसको 5 मिनट हम ना लेने से जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन आप ख्याल कीजिए, आप जब भी कोई जरूरी चीज का बात कहते हैं, आप कभी ऑक्सीजन को गिनते नहीं है, जबकि हम जानते हैं हम सांस में लेते हैं, ना लेने से 5 मिनट में हम हमारा ये जिंदगी रहेगा नहीं। लेकिन हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। कारण क्या है? हम बाकी चीजों को जितना ध्यान देते हैं, ऑक्सीजन के बारे में सोचते नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि इतना आसानी से हमारे लिए उपलब्ध है, चारों तरफ ऐसा रखा हुआ है हमारे लिए भंडार, कि उसके लिए हमको सोचना नहीं पड़ता। हम दूसरे दूसरे काम में मग्न हो जाते हैं, लेकिन उसको हम सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। ये बात आज हम क्यों कह रहे हैं आपके सामने? आज हम दिन रात रोटी के पीछे, मकान के पीछे भागते हैं। ये क्या सचमुच इतना जरूरी है? अगर सही तरीके से हम समझें, जाने, आज दुनिया में जितना ज्ञान विज्ञान का विकास हो चुका है, ये धरती पर जितने संपदाएं हैं, थोड़ी सी मेहनत में हमारे ये जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं। हमारे जो भी कुछ जिंदा रहने की जरूरतें हैं, मेहनत की जहां तक सवाल है, या रोटी कपड़ा मकान की जो बात है, हम बहुत थोड़े से जरूरत से, थोड़े से मेहनत से उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये जो समाज में जो विषमताएं हैं, समाज में जो एक ऐसे कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। दिन रात एक करके हम काम करते हैं, तब भी हम उसी में लगे रहते हैं। एक अंदाजा लगाइए, अगर ऐसे एक समाज हो जहां चंद घंटों में हमारे सारी जरूरत पूरे हो जाए, और पूरे समाज के लोग ज्ञान विज्ञान का विकास के लिए, कला साहित्य संस्कृति का विकास के लिए काम में लगे, ये जो चंद समय की तैयारी में हम जो कर पाते हैं, जब समाज में ऐसे एक माहौल बनेगा, जब समाज का हर इंसान का काम, उनका जो फल उसको मिल पाएगा, समाज के लिए होगा, ऐसे एक माहौल होगा जहां हमारा ज्ञान विज्ञान का जो विकास होगा, साथ साथ हमारे कला साहित्य संस्कृति में भी ऐसा एक विकास होगा जो आज हम चंद घंटे में जो हम हासिल कर पा रहे हैं, ये कितना दूर तक जा सकता है। इसलिए कभी कभी सपने में हम इसको सोचते हैं कि हम किससे उलझे हुए हैं। जो हमारे चंद घंटे के काम है, हम उससे दिन बिता रहे हैं, और इतने अच्छे एक जिंदगी के लिए जो एक सुंदर, क्योंकि इंसान की जिंदगी, एक बात हम यहां कहना चाहते हैं, इंसान और जानवर में एक फर्क है। प्राणी भी जिंदा रहते हैं, आम जानवर भी जिंदा रहते हैं, इंसान भी जिंदा रहते हैं, लेकिन इंसान का एक फर्क यही है, इंसान चिंतन कर सकता है, वो विचार कर सकता है, वो चिंतन शक्ति के माध्यम से वस्तु जगत को अपने बस में ले लेता है, प्रकृति को अपने, प्रकृति का दास नहीं बन जाता है बाकी प्राणियों की तरह। वो प्रकृति को, नियम को समझ के वो उसको अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है, और इसी तरह सृष्टि करता है, इंसान उत्पादन करता है। और यही जो सृष्टि करते हैं, उसमें मेटेरियल भी है, वस्तु जगत, जैसे हम जो कुछ खाना पीना रोटी ये सब चाहिए हमको, हम करते हैं। बाकी रहन सहन के लिए जो चीज चाहिए करते हैं, इस तरीके से मेटेरियल प्रोडक्शन, और साथ साथ हम स्पिरिचुअल प्रोडक्शन, जो ज्ञान विज्ञान कला साहित्य संस्कृति, इस सब का भी हम विकास करते हैं। ये इंसान ही कर सकता है। इंसान की एक क्षमता है कि जो कला साहित्य को वो सृष्टि करता है, ये उसी एक उत्पादन का एक हिस्सा है। जब हम उत्पादन करते हैं, इंसान ये उत्पादन की चाह से एक सामाजिक रूप में रहता है। हम सामाजिक जीवन के बिना, ये स्पिरिचुअल हो या मेटेरियल हो, कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम एक सामाजिक जीवन में रहते हैं।
एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहने की प्रक्रिया में जो हमारे द्वंद संघात होता है, एक दूसरे से हमारे जो भाव विनिमय होता है, इसमें एक दूसरे के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंसान का शुरू से ही एक चाह रहा है एक दूसरे से अपने भाव को अभिव्यक्ति करने का, एक दूसरे इंसान के साथ एक इंसान जब अपने भाव को, अपने चिंतन को, अपने मन की कुछ कथा को व्यक्त करना चाहते हैं, ये अभिव्यक्ति का चाह से हमारे समाज में कला, साहित्य, संस्कृति का जन्म हुआ। और हम जानते हैं ये अभिव्यक्ति खाली एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं है, खाली कुछ जानकारी देना नहीं। हम अपने साथियों के साथ जो अभिव्यक्ति करते हैं उसमें हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग, हमारे सूक्ष्म भावनाएं भी जुड़े रहते हैं। इसलिए कला में छंद, लय, ताल, ये सब संगीत में आया है, और ये सभी कलाओं में भी है। हम जो फील कर रहे हैं, हम जो भावनाओं में हमारे अंदर दिल में आ रहा है, उसको एज इट इज हम इसको दूसरों को समर्पित करना, दूसरों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यही भाव के आदान प्रदान के चाह से ही कला की सृष्टि है, नाटक की सृष्टि है, अभिनय की सृष्टि है, और साहित्य की सृष्टि है। ये हम सब जानते हैं। और एक बात हम यहां कहना चाहेंगे, हेलो, हाँ हेलो। सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रहा है। तो कला की जो सृष्टि के बारे में हम कहा, इसमें एक बात और हम कहेंगे। मानव समाज में जैसे शुरू में कहा, एक सभ्यता के विकास के लिए उन्नत चिंतन, उन्नत आदर्श हमेशा जरूरत है। इसलिए समाज में दार्शनिकों की जरूरत होती है, महान चिंतनकारों की जरूरत होता है। महान चिंतनकार, महान दार्शनिक एक समझ समाज के लिए देते हैं जो समाज को आगे ले जाता है। हम सब जानते हैं समाज, मानव समाज जब से शुरू हुआ वो एक जगह में नहीं रहता है, वो गतिशील है, प्रगति की ओर चल रही है। इसलिए समाज को आगे ले जाने के लिए जो मूल प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है, जो महान दार्शनिक, महान चिंतन कराते हैं, वो चिंतन समाज के लिए देते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये जो चिंतन और आम नागरिक, आम जनता एक पुरानी चिंतन से के बस पे होते हैं। तुरंत ये समझ, ये आदर्श, ये विचार को लेने के लायक जो मानसिक तैयारी होनी चाहिए, आम जनता की नहीं होती है। इसलिए हर दार्शनिक, हर चिंतनकार को यह आवश्यकता हुआ है। यही बात इस युग के महान एक दार्शनिक मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास बोस ने इसको कहा है। महान साहित्यकार शरद मूल्यांकन के प्रसंग में एक किताब में, लेख में उन्होंने कहा कि दार्शनिकों को, साहित्यकार को, चिंतनकारों को कलाकारों की भी जरूरत होता है, साहित्यकारों की जरूरत होती है। जिस तरीके से कलाकार, साहित्यकार या नाटककारों को चिंतनकारों की आवश्यकता होती है। एक उन्नत चिंतन लेने के लिए उनको, एक अच्छे चिंतन लेने के लिए, एक दर्शन चिंतन को लेने के लिए उनको एक महान व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, चिंतनकारों के पास जाना पड़ता है, उनसे ये सीख लेना पड़ता है। ऐसे ही चिंतनकारों का, जो माने महान दार्शनिक है, उनको भी उनके दर्शन को, चिंतन को आम जनता के बीच में ले जाने के लिए बड़े बड़े कलाकार, साहित्यकारों की जरूरत होता है। एक मिसाल देके उन्होंने कहा था कि आप सब जानते हैं, एक महान समाज सेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो अपने समय में कई समाज सुधार के लिए संघर्ष किया।
उनका समाज सुधार के कार्यक्रम में एक सबसे अहम एक मुद्दा था विधवा विवाह। उस समय बाल्य विवाह होता था, बहुत कम उम्र में छोटी छोटी लड़कियां विधवा हो जाती थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके खिलाफ लड़े और समाज में इसको बंद करने के लिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव दिए और एक कानून बना जिससे बाल्य विधवा वो बाद में शादी कर सकते, मैरिज हो सकती है उनका इसके लिए। लेकिन ये कानून बन गया, आम जनता इसको ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि समाज में वही पुराना कुसंस्कार अंधविश्वास तब भी जिंदा था, लोग उसके प्रभाव में थे। विद्यासागर को कई जगह बहुत गलत गलत बात सुनना पड़ा, तिरस्कार सुनना पड़ा। समाज में जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, इवन अपनों ने भी उनको इस बात के लेके नफरत किए, गाली गलौज किए। यहां पर कॉमरेड शिवदास घोष बोलते हैं कि बाद के समय में आप जानते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आए, वो साहित्य के क्षेत्र में कई साहित्य से रचना की, जैसे देहाती समाज एक उनका उपन्यास है, ऐसे और भी कई लेख हैं जिसमें बाल्य विवाह के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और विधवा विवाह के लिए एक ऐसा मन तैयार किया कि जो एक बार वो उपन्यास पढ़े हैं देहाती समाज, वो महसूस करेंगे शरद चंद्र को यहां रमा और रमेश से शादी करा देना चाहिए था। रमा तो बाल्य विधवा है, लेकिन फिर भी ये दोनों में जैसे एक मधुर रिश्ता है, इतने अच्छे रिश्ता है, अच्छे इंसान है, ये दोनों प्यार है, लेकिन फिर भी रमा रमेश से शादी नहीं की। क्यों? मन में एक चाह पैदा होता है, विक्षोभ पैदा होता है। शरद चंद्र के पास कई बार ये सवाल आया कि आपने इसको शादी क्यों नहीं दिलाया। तब शरद चंद्र का यही जवाब था कि मैं कौन होता हूं, ये तो समाज देगा। समाज के ये चिंतन को बदलो। बाल्य विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह को रोकने के लिए जो मानसिकता है, इसके खिलाफ समाज में एक सांस्कृतिक माहौल बना हुआ अपने आप ही होगा। तो ये जो कल्चरल मूवमेंट उन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन चलाए, समाज में एक सामाजिक माहौल में बदलाव है। यही बात को दिखाते हुए कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था, अगर इस काश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय में शरद चंद्र जैसा एक साहित्यकार होते, ये आंदोलन उसी समय बहुत परवान चढ़ जाता, आगे बढ़ जाता। इसी तरीके से एक कलाकार, साहित्यकार या नाटककार जब भी कोई समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको एक उन्नत विचार की जरूरत है और ऐसे ही एक उन्नत चिंतनकार को भी एक कलाकार की जरूरत होता है। ये एक सामाजिक रिश्ता है। इसलिए यहां एक बात आता है, हम जो कला या संगीत रचनाओं के साथ जुड़े हैं, एक बात हमको साफ करना पड़ेगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहां हम जानते हैं ये समाज में एक महान अस्त्र के रूप में काम करता है। कला ही है जो इंसान के चरित्र को बदल सकता है। हम कोई भी चीज सही गलत बौद्धिक समझ से हम जान लेते हैं। एक बौद्धिक समझ हम जब हासिल करते हैं, हम जान लेते हैं कि यह सही या गलत, लेकिन हम तब तक क्रियाशील नहीं होते हैं जब तक उसके साथ हमारा इमोशन नहीं जुड़ जाता। जो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है, भावनात्मक रूप में जब हम नहीं जुड़ते हैं, हम उसके लिए कोई कदम चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको कार्य रूप देने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए समझ के साथ साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव, इमोशन भी जरूरी है। और यही काम कला, साहित्य, नाटक सबसे बेहतर ढंग से करते हैं। ये उन्नत रुचि, नीति, मूल्यबोध को जो समाज में अच्छे चिंतन देना है, जहां एक तरफ अच्छे कंटेंट, इसलिए हर कला में हम दो हिस्से में हम इसको बांटते हैं, कंटेंट और फॉर्म। कंटेंट होता है जो इसका विषय वस्तु हम देते हैं। ये विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए?
जो समाज की उपयोगी है, समाज के लिए जरूरतें हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, ये हमको ये महान चिंतनकारों से मिलता है। उनके विश्लेषण के आधार पर हम समाज को समझने की कोशिश करते हैं और उसी को कंटेंट के रूप में हम लेते हैं और हम खुद फॉर्म को इस तरीके से हासिल करते हैं कि एक उन्नत फॉर्म के माध्यम से, जिस माध्यम से उसको हम जनता के बीच में ले जाते हैं, उसको हम फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे ही एक उन्नत कंटेंट और उन्नत फॉर्म के माध्यम से जब हम जनता के बीच में ले जाते हैं, आप देखिएगा एक कहानी वो पढ़ रहे हैं, आप खाली एक कहानी को पढ़ते हुए, जब शरदचंद्र के, प्रेमचंद के कोई कहानी हम पढ़ते हैं, उस चरित्र के साथ अपने आप को हम एकाकार कर देते हैं। कहानी के विषय वस्तु के साथ जैसे हम आंखों के सामने देख रहे हैं, हम विजुअलाइज करते हैं और साथ साथ अपने एक निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, यही होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, यह हमको क्रियाशील कर देता है। इस तरीके से अच्छे कला, अच्छे साहित्य, अच्छे नाटक समाज में अच्छे कंटेंट के माध्यम से जहां हमको अच्छे विचार दे देता है और उसको विषय वस्तु को इस रूप से वो प्रस्तुत करते हैं और हमारे अंदर ऐसा एक इमोशन, एक फीलिंग्स तैयार करता है कि थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम उसमें मग्न हो जाते हैं और हम उसमें खो जाते हैं। फिर एक नया चिंतन, नया विचार हम ले सके, हम गतिशील हो जाते हैं, हम क्रियाशील हो जाते हैं। ये क्षमता नाटक में, गीत में, संगीत में, रचनाओं में, कविताओं में या गजल में ये होते हैं। ये क्षमता को हमको समझनी चाहिए। इसलिए एक बात हम यहाँ और जो कहना चाहेंगे वो ये है, हम जो भी समाज में रहते हैं, आप लोगों ने अपने कविताओं के माध्यम से और गजल या नज्म के माध्यम से ये बात को लाए हैं, समाज की समस्याओं के बारे में कुछ बात यहां रखे हैं। आप सभी जानते हैं हर समाज में दो तरह का चिंतन होता है। एक चिंतन हमको पीछे ले जाने की प्रयास करता है, एक चिंतन हमको आगे ले चलने की प्रयास करता है। एक चिंतन को अगर हम लेके चलेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक चिंतन अगर हम लेंगे, दूसरी एक चिंतन, वो हमको पीछे की ओर ले जाएगा। हर समाज में ये नियम है। यहां एक कलाकार को चुनना होगा, इसलिए कलाकारों को समाज के साथ जुड़े रहना पड़ता है। जैसे आपने अभी कहा, एक हाथरस के बारे में एक कविता भी सुनाई आपने। हाथरस का एक घटना हुआ है। एक गरीब लड़की खेत में जाती है, घास काटती है। आम हमारे देश में 70-80% परिवार में लड़कियों का हालत यही है, आर्थिक स्थिति यही है। किस तरीके से उसके ऊपर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, 4 लड़कों ने किया, हम सब ने देख सुना है। जीभ काट लिए, कमर की हड्डी टूट गई। मैंने अपने उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ, उसका बयान भी हमने सुना। इस देश के ज्यादातर जो संवेदनशील इंसान है, सभी इंसान के अंदर उनका मन को हिला दिया है। विरोध में आवाज पूरा स्वतःस्फूर्त रूप में देश भर में आया, लेकिन फिर भी इस देश में कुछ लोग तो हैं, इसको जाति के आड़ में बांटने की कोशिश किया। इसके कुछ कुछ बात को इस ढंग से और उभारने की कोशिश की है ताकि यह घटना का महत्व थोड़ा कम हो जाए। जो इस देश की जनता जो जख्म महसूस कर रहा है, वो दर्द कम हो जाए। इस घटना से आप सब समझ सकते हैं, एक चिंतन है जो इसके खिलाफ एक मानसिकता तैयार करता है और एक चिंतन है जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। मैं ये घटना सिर्फ एक मिसाल के रूप में देता हूं, ऐसे घटनाएं हजारों हो रहा है। अगर आप इसको बारीकी से देखें, दो तरह का चिंतन काम कर रहा है। ऐसे हर समस्या को आप बारीकी से देखिए, समाज में दो तरह का चिंतन है। एक समाज की
समाज को आगे ले चलने के लिए। एक चिंतन है जो आपको हर तरह के धर्म, जाति, धर्म, भेदभाव से दूर रखकर महान इंसानियत के आधार पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और एक चिंतन है जो आपको छोटा कर देता है, छोटे छोटे दायरे में बांध के रखने की कोशिश करता है। एक चिंतन है जो आपको आगे आगे बढ़ने की रास्ता खोल देता है, आपका गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा देता है। और एक चिंतन आपको उसी में जकड़ के रखने की कोशिश करता है। ये समाज में दो तरह का चिंतन है। अगर बारीकी से आप देखें, ये चिंतन जो आता है उसका एक मूल जड़ भी है। ये समाज को जो कहा जाता है, ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा में बांटा हुआ है, ये बात नहीं है। ये मूल बंटवारा नहीं है। मूल बंटवारा है, दो ही हिस्से में ये बंटा है। यहां अमीरी है और गरीबी है। चंद अमीर है, 1% अमीरों के पास 73% संपत्ति है, और देश के 99% लोगों के पास 27% जो संपत्ति है, उसी में पूरा देश चल रहा है। और यही अमीरी उनका और बढ़ता जा रहा है। वही सत्ता पर काबिज है। इसीलिए वो क्या करते हैं, ये सत्ता में बैठ के कला, साहित्य, संस्कृति को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। जो आप कहते हैं अपसंस्कृति के नाम से, आजकल हम कहते हैं ये अपसंस्कृति फैला रहे हैं। अपसंस्कृति कौन फैलाता है? जो 99% लोगों की बात सोचते हैं वो कभी अपसंस्कृति की बात नहीं करता है। जो वही 1% लोगों के हित में बात करेंगे वही अपसंस्कृति को फैलाते हैं। इसीलिए हमको सोचना पड़ेगा, ये समाज दो हिस्से में बंटा हुआ है। अब अगर आप गरीब लोगों के साथ खड़े रहेंगे तो आप आने वाले दिनों के प्रगतिशील विचार को, संस्कृति को आगे लेके चलेंगे। और अगर आप कोई 1% अमीरों के साथ खड़े रहेंगे, उनके चिंतन के साथ खड़े रहेंगे, आपकी कला, आपकी संस्कृति, आपकी नाटक वो भी संकुचित हो जाएगा। 99% लोगों के हित में एक चिंतन है। वो क्या कहते हैं? पूंजीपति वर्ग ही खुद, ये 1% अमीर वर्ग खुद प्रचार करते हैं कि कला का कोई वर्ग नहीं होता। जो कलाकार हैं उनको राजनीति से ऊपर रहनी चाहिए। आर्ट फॉर आर्ट सेक, उनका एक कैंपेन होता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। लेकिन जो समाज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं वो क्या समझाते हैं, और कला के बारे में सही क्या है? वो यही है, आर्ट फॉर सोसाइटी। कला समाज के लिए है, कला कला के लिए नहीं होता है। कला का जो विषय वस्तु हम लेते हैं, जो कंटेंट हम लेते हैं, जो फॉर्म लेते हैं, हम समाज से ही लेते हैं। जो कला जितना ज्यादा समाज से जुड़ा रहता है वो इतना ज्यादा सफल होता है। इसलिए ये जो समाज को रोकना चाहते हैं प्रतिक्रियाशील वर्ग हैं, वो हमको एक चिंतन देने की कोशिश करते हैं कि कला कला के लिए है। आप अगर अच्छे कलाकार बनना चाहते हो तो आपको राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। तो आपको सामाजिक सरोकार नहीं रखना होगा। सामाजिक किस मुद्दे पे आप कुछ बयानबाजी मत कीजिए, आप कुछ बोलिए मत, कुछ लिखिए मत। चाहे हाथरस घटना हो जाए, या चाहे आसिफा घटना हो जाए, या कई घटना हो जाए, महिलाओं पर अपराध हो, हमारे करोड़ों मजदूर पैदल चलते हुए आए, उनके दुख की कथा, उनकी जो व्यथा को आपने सुनाया गीत में, ये सब गीत को गलत मानते हैं। वो कहते हैं सामाजिक समस्या है, सामाजिक रुचि, ये सब विचार को लेकर जो बात मैं कह रहा था, इसमें कुछ बात मुझे लग रहा है आज के कलाकारों के लिए सुनना जरूरी है। जैसे आपने शुरू में कहा, इसमें कुछ बात हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई को मैं रखना चाहता हूं। समाज ऐसे दो हिस्से में बटा है, दो वर्ग है। आप समाज से ऊपर रह के कोई कला सृष्टि नहीं कर सकते। आप महान साहित्यकार प्रेमचंद के बारे में सोचिए, या शरतचंद्र के बारे में कहिए, या महान गीतकार, महान रचनाकार जो भी हुए हैं, वो समाज से जुड़कर ही किया है। समाज के दुख दर्द को ही व्यक्त किए हैं, तभी वो समाज में जिंदा रहे, अपने जीवन काल के बाद भी वो जीवित रहे। आज जिस महान
मजाज लखनऊ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं सिर्फ 44 साल उम्र में उनका क्या हुआ, लेकिन आज हम उनको याद करते हैं। आज वही नज्म जो नौजवान खातून जिसको आपने याद किए, आज उसको भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रेरित होते हैं। क्यों? वो समाज से जुड़े रहे, जितने भी कम समय वो जीवित रहे, समाज से जुड़े रहे। इसीलिए ये कलाकारों के लिए एक तरफ ये प्रचार होता है, कलाकारों को सामाजिक समस्याओं से सरोकारी नहीं रखना चाहिए, ये उससे ऊपर रहनी चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों से परे रहनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है। इसलिए कहा जाता है कला के क्षेत्र में एक डिबेट चलता है। हम लोगों ने कई बार ये डिबेट को सामना किया हुआ है, आर्ट पर आर्ट सेक ना आर्ट पर सोसाइटी। लेकिन इस बात पर हम सबको एक होकर चलना चाहिए कि आर्ट पर सोसाइटी, समाज से ही कला की सृष्टि, कला के जन्म, और समाज के लिए ही कला है। समाज को छोड़ के कला हो नहीं सकता है। इसलिए हमको कला के साथ ही, समाज के साथ ही रहना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और एक बात जो मैं आपके सामने रखा कि अगर समाज के साथ हमको जुड़ना है, समाज में जो दो धारा है, एक प्रगतिशील धारा और एक प्रतिक्रियाशील धारा, हम इसमें कौन सी धारा के साथ जुड़ेंगे? मतलब निश्चित रूप से एक कलाकार जो समाज को आगे ले जाने के लिए लड़ेगा, प्रगतिशील धारा के साथ, जहां उसके आम जनता जुड़े हैं। एक महान नाटककार, नाट्य निर्देशक स्टानिस्लावस्की की ये बात कहा है, और भी कई महान व्यक्ति ने कहा है कि एक अच्छे कलाकार होने के लिए एक अच्छे इंसान होना पड़ता है। कला, हर चीज कला में जगह नहीं मिलता है। जैसे यहां बहुत अच्छे अच्छे कविताएं, नज्म आपने सुनाए, आपने हर कोई चीज लिखने से नहीं होता है। हम हमेशा सुंदर से सुंदर चीज को कला के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कला माने ही है सुंदर, कला ही माने ही है जो सुंदरता है जहां। और सुंदरता को पहचानता है कौन? जिसका दिल सुंदर है, मन सुंदर है, आंख सुंदर है, जो सुंदरता को ढूंढ सकता है। इसलिए जो इंसान अच्छे दिल के इंसान नहीं है, अच्छे गुण के अधिकारी नहीं है, वो अच्छे कला सृष्टि नहीं कर सकता है। आप जितने महान कलाकारों को देखते हैं, साहित्यकार को देखते हैं, आप देखिएगा व्यक्तिगत जीवन में भी वो महान व्यक्ति रहे हैं। कुछ ना कुछ महानता उनके चरित्र में था, जिसलिए वो कर पाए, इसीलिए वो समाज के साथ जुड़ पाए। जो बात मैं अभी कह रहा था, एक मिसाल जस्ट में देना चाहूंगा शरद चंद्र के बारे में। आप जानते हैं शरद चंद्र इतने अच्छे रचनाएं किए, लेकिन वो आजादी आंदोलन में सक्रिय रूप में शामिल हुए। वो साहित्य की रचना के साथ साथ आजादी आंदोलन में भी सक्रिय रूप में शामिल हुए। और उनके जीवन के ऐसे कई घटना है, खाली शामिल नहीं हुए, जहां उनको गलत लगा वो उसका विरोध किए। आप जानते हैं एक बार वो हुगली जिला के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, क्योंकि देशबंधु चित्तरंजन दास जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मध्य ये बंगाल के, वो उनको कांग्रेस में शामिल करते हुए, आजादी आंदोलन में शामिल करने के लिए ये जिम्मेदारी दिए थे। हुगली जिला के वो अध्यक्ष थे। एक बार गांधी जी वहां आए। महात्मा गांधी उस समय देश में एक बहुत बड़े नेता है। एक घटना जस्ट मैं आपके कहने के लिए समय ले रहा हूं। गांधी जी बात रखते रखते ये बात रखे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ये सब जो क्रांतिकारी है, इनके कारण ये बहुत अनर्थ हो रहा है, ये देश के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहते कहते यहां तक बोलिए देशद्रोही है, ये देश को नुकसान कर रहे हैं। आप समझिए, एक साहित्यकार वहां शरद चंद्र मौजूद थे। शरद चंद्र ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा हमारे विचार से वो सहमत नहीं है, हम भी उनके विचार से सहमत नहीं है। आप उनके विचार से सहमत नहीं है और वो भी आपके विचार से सहमत नहीं है, लेकिन वो भी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और हम भी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं।
आज तक हमने कुर्बानी दिया नहीं है, लेकिन वो लोग तो कुर्बानी दे रहे हैं। हम कैसे उनके बारे में ऐसे कह सकते हैं? गांधी जी को अपने बात वापस लेना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये विरोध, ये सवाल किसने उठाया? एक साहित्यकार ने उठाया, और जो देश में एक महान साहित्य की रचना करके गए हैं। इसलिए जो बात कहते हैं कि राजनीति से दूर रहना पड़ेगा, कलाकारों को ये सब सामाजिक समस्याओं से सरोकार नहीं रखना चाहिए, ये सही नहीं है। इसको हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जरूर सही है, हमको याद रखनी चाहिए, अगर हम कोई विचार को लेकर चलें, चिंतन को लेकर चलें, ये एक सही चिंतन होनी चाहिए, सही विचार होनी चाहिए। गलत चिंतन कभी कभी हमको अगर सही लगे भी वो गलत होगा, अगर हम जांच परख करके उसको ना देखें। अगर आप इजाजत दे, एक ही घटना में और व्यक्त करके अपने बात में खत्म करूंगा। एक, आप जानते हैं हमारे देश में नाट्य आंदोलन के क्षेत्र में, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। ये आप जानते हैं हमारे देश में नाट्य आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ था आजादी के पहले, माने आजादी मिलने से पहले, सन 47 के पहले 1943, सन 1943 में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन नाम के एक संस्था बनाया गया था। इसमें हमारे देश के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, फिल्मकार, जो सिनेमा जगत से जुड़े थे, वो सब इसमें शामिल हुए थे। आप ऐसे कई नाम को आप जानते हैं, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, ये सलील चौधरी जो महान संगीतकार, ऐसे ऋतिक घटक जो अच्छे निर्देशक, ऐसे बहुत नामी कलाकार, साहित्यकार इसके साथ जुड़े थे। और ये जो इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का निर्माण हुआ था, उस समय सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में था। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेतृत्व में यह संगठन तैयार हुआ था। इतने बड़े बड़े कलाकार आए। ये बात मैं इसीलिए रखा आपके सामने क्योंकि हमारे मन में एक सवाल आता है, कम्युनिस्ट पार्टी तो मार्क्सवाद लेनिनवाद को लेकर चलते हैं, एक उन्नत विचार होता है, उन्नत दृष्टिकोण होती है, तो फिर इसमें क्यों कमी आया? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी नाम होते हुए भी अगर आप सही ढंग से समझेंगे, सीपीआई वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया। ये खाली इप्टा के मामले में नहीं है। अगर सीपीआई का चरित्र को आप देखेंगे, सीपीआई आजादी आंदोलन में माने मार्क्सवाद लेनिनवाद का गलत समझ होने के कारण, सही समझदारी न होने के कारण, और उसके कारण ये सही कम्युनिस्ट पार्टी का एक चरित्र हासिल न कर पाने के कारण, आप जानते हैं आजादी आंदोलन में ये समर्थन नहीं दिए थे। 42 आंदोलन को भी ये समर्थन नहीं दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसको उन्होंने समर्थन नहीं दिया। वो बरंग इसके खिलाफ काम किए, और इसका असर इप्टा के ऊपर आया। जो इप्टा आजादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर शामिल होकर आजादी आंदोलन को और आगे ले जाना चाहिए था, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस या महान क्रांतिकारी लोग जिस तरीके से आह्वान कर रहे थे, समझौताहीन धारा को आगे ले जाना चाहिए था, लेकिन उस समय सीपीआई ये काम करने में सक्षम नहीं हुआ, और उसका असर इप्टा के ऊपर भी हुआ। और आप जानते हैं आजादी के बाद भी, 47 के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सही ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बन पाया, ये मेरे बात नहीं है, दुनिया के महान साम्यवादी नेता स्टालिन खुद ये बात को स्वीकार किया है कि उस समय सीपीआई का जो स्टैंड था वो सही नहीं था। वो सही कदम नहीं उठाए, आजादी आंदोलन को समर्थन न देकर जो लाइन उन्होंने लिया था वो सही नहीं लिया। आजादी के बाद भी हम जानते हैं हमारे देश में, देश के किसान मजदूर भी लड़े, और इस देश के पूंजीपति लोग भी आजादी चाहते थे। भगत सिंह कहा था कि देश के अंग्रेज चले जाएंगे
उनकी जगह काले अंग्रेज बैठ जाएंगे, इस देश के पूंजीपति सत्ता में आ जाएंगे, हमारे देश के गरीब किसान मजदूरों का कोई किस्मत में कोई बदलाव नहीं होगा। हमको ऐसे आजादी नहीं चाहिए। हमको आजादी चाहिए जो इस देश के गरीब किसान मजदूरों का शोषण जुल्म, उनके ऊपर जो शोषण जुल्म हो रहा है, ये हमेशा के लिए खत्म हो। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था। इसलिए ये जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी धारा, उसी को लेकर सीपीआई आगे चलना चाहिए था। लेकिन जो बात उन्होंने फांसी के पहले भगत सिंह ने कहा था कि इस देश के पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता देके हो सकता है ये अंग्रेज चले जाए, तो वही हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन इस देश के पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता है। और उनके प्रतिनिधि के रूप में नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए हैं। और दुख की बात है, उस टाइम सीपीआई भी उनको समर्थन दिया, नेहरू जी को समर्थन दिया, उनको प्रोग्रेसिव के रूप में, प्रोग्रेसिव एक विचारक रूप में प्रस्तुत किया। और इसका असर इप्टा पर भी आया। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, जो इतने देश के जाने माने बड़े बड़े कलाकारों को लेके सृष्टि हुआ था, तैयार हुआ था, देखा गया वो देश में जो एक कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, रचनाओं के में, नाटक में, फिल्म जगत में, हर क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी एक मुहिम छेड़ सकते थे। ये क्षमता होते हुए भी, बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें होते हुए भी ये नहीं कर पाए। वरंग इप्टा का हालत अभी कितना माने खराब स्थिति में पहुंचा है, आप हम सब जानते हैं। कारण क्या है? एक गलत विचार रहने के कारण, गलत चिंतन रहने के कारण। जो पार्टी के दिशा निर्देशन पर वो चले, जिसके ऊपर भरोसा करके वो चले, इकट्ठा हुए इतने सारे कलाकार, उस पार्टी का चिंतन विचार सही नहीं रहा। इसलिए ये बात मैं खुलकर यहां रखना चाहता हूं कि सभी कलाकारों को ये अच्छे ढंग से समझनी चाहिए कि अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, समाज को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमको एक सही चिंतन, सही दर्शन के साथ जुड़ना पड़ेगा। और मैं अपने तजुर्बे से ये बोल सकता हूं, क्योंकि मैं सच, एक सही बात जो आपने कहा मेरे बारे में, मैं कला के साथ पहले जुड़ा, नाटक के साथ जुड़ा और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया। लेकिन यही कला के साथ जुड़ते जुड़ते मैं एक महान चिंतन के संस्पर्श में आया, वो भी वही मार्क्सवाद लेनिनवाद, लेकिन कमर शिवदास घोष के चिंतन। कमर शिवदास घोष जो चिंतन को जिस तरीके से व्याख्या दी इस देश में, वो जिस तरीके से समाज व्यवस्था के बारे में व्याख्या दिए और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जो दिशा दिए, ये मेरे समझ से, मेरे विचार से आज के समय में सबसे साइंटिफिक और जरूरी चीजें हैं, जो सब हर जरूरी बात है, जो हर कलाकार को, हर साहित्यकार को जानना जरूरी है। अगर समाज को इस संकट से हमको उभारना है, अगर आज की स्थिति में हम जो महान साहित्यकार, महान रचनाकार, महान कलाकार हुए हैं अतीत में, उनसे सीख लेते हुए आज के समय में हमको आगे बढ़ना है। हमको अपने आप को इस महान चिंतन के साथ एक समझ रखते हुए, महान चिंतन के हासिल करते हुए, उनके समझ को लेते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेरा आप सबसे एक अपील है। अगर मेरे बात में कुछ सच्चाई हो, आप एक बात में आप सबसे आखिर में अपील करूंगा, आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए। ये मेरा जीवन के जो तजुर्बे से मैं समझा, मैं आपके सामने रखा। अगर आप एक बार समझे, जाने, तर्क के आधार पर उसको समझने की कोशिश करें। अगर आज के समय आप कोई कला के आंदोलन कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, समाज में ये गरीबी भुखमरी को दूर करना चाहते हैं, अमीरी गरीबी के अंदर जो भेदभाव को दूर करना चाहते हैं, समाज में महिलाओं पर जो अपराध बढ़ रही है, समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, अगर आप उससे त्रस्त हैं, आप उससे छुटकारा चाहते हैं, आप इसको ऐसे कोई कला सृष्टि करना चाहते हैं जो इसके खिलाफ एक माहौल तैयार हो और एक इससे मुक्ति मिले, समाज इससे आगे बढ़े, तो मेरे समझ में यही एक चिंतन है जो कमर शिवदास घोष की चिंतन, जो हमको दिशा दे सकता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत जीवन की अभिज्ञता के आधार पर मैं आपको ये बात कहा, और मैं भी यही विचार को लेकर चल रहा हूँ। ये सच्चाई है, और आप सबसे भी यही अपील करते हुए मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।